नमस्कार दोस्तों। हताशा चाहे जितनी भी हो, पर राजनीति तो राम के बहाने से ही लोगों को करनी है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है। मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि राम के अपमान से ही राजनीति आगे बढ़ेगी। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उनकी राजनीति जो है हिंदू विरोध से ही आगे बढ़ेगी। वो कुछ इस तरीके से हमेशा ही राम और दूसरे हिंदू त्योहारों का अपमान करती आई हैं, जैसा कि आमतौर पर हम उनके बर्ताव में देखते ही हैं। चाहे वो किसी चुनावी रैली की बात हो, पहले भी वो राम के नारे लगाने वाले और जय श्री राम के नारे लगाने वाले जो सड़कों पर लोग थे या कार्यकर्ता थे किसी दूसरे दलों के, उनके ऊपर गुस्सा हो चुकी हैं। खैर ये सब तो अलग बात है, परंतु उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में हर बार इस तरह की बातों का सहारा क्यों लेना पड़ता है, मेरी तो समझ के ये पूरी तरह से बाहर है। परंतु आज रामनवमी का दिन है। आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। रामनवमी के दिन उन्होंने कुछ इस तरह का आज अपनी हताशा का उदाहरण दिया है, वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। उन्होंने आज अपनी बात कुछ इस तरीके से कह दी कि जैसे हिंदू जो हैं वो हिंसा का प्रतीक हैं। उन्होंने रामनवमी के इस पावन उपलक्ष्य पर इतनी बड़ी बात कह दी जो बिल्कुल भी हिंदुओं को हजम नहीं हो सकती। रामनवमी के मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा फैलाने से बचें। रामनवमी के जश्न को आराम से मनाएं, हिंसा ना करें। जश्न के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें। किसी तरह के कोई हथियार, चाकू, तलवार का प्रयोग जुलूस निकालते समय ना करें। कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को आज रखा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है। आप जानते ही हैं रामनवमी में हमेशा ही अस्त्र शस्त्र के साथ भी जुलूस निकाले जाते रहे हैं और वो हमेशा ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जाते हैं और वो हमेशा शांतिप्रिय ढंग से ही ख़त्म भी हो जाते हैं। कभी भी इस तरह से कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती है कि कहीं पथराव हो रहा है, जो आमतौर पर आपको जो है किसी दूसरे समुदाय में देखने को मिल सकता है। लेकिन अ, ऐसे रामनवमी के जुलूस के दौरान कभी भी किसी तरह का कोई भी द्वेष देखने को नहीं मिलता। परंतु ममता ने आज ये बात कह के पूरी तरह से हिंदू विरोधी बात कही है कि रामनवमी के दौरान आप हिंसा बिल्कुल ना करें। उनका कहने का मतलब था कि कोई हिंसा करता है? उन्होंने साफ कहा कि कोई हिंसा ना करे, कोई हिंसा फैलाने की कोशिश भी ना करे, कोई हथियार ना लाए, कोई किसी तरह का चाकू ना लाए, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वे अच्छी से जानती हैं कि रामनवमी के दौरान अगर कोई तलवार या कोई चाकू के साथ है या अस्त्र शस्त्र के साथ है, तो वो एक जो है उस प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिख हैं, निहंग हैं, जो हमेशा ही अपने साथ कृपाण रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हिंसा करते हैं या वो हिंसा करने के लिए अपने साथ रख रहे हैं। वो एक तरीका है। उस तरीके को गलत तरीके से ममता बनर्जी ने आज प्रदर्शित किया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदू समाज के लिए कि किस तरह की बात उन्होंने वहाँ पे की है। उनका उनके शब्दों का जो चयन था वो बहुत ही बेकार था। उन्होंने कहा उत्तेजित ना हों, जश्न बिल्कुल ध्यान से मनाएं, किसी तरह की कोई हिंसा न करें, जैसे कि वो नसीहत दे रही हूँ किसी को। अगर वो यहीं पे रुक जाती तो भी हम मान लेते, वो यहाँ पे नहीं रुकी, वो इससे भी आगे बढ़ गई। उन्होंने कुछ ऐसी बात आगे कर दी जो बिल्कुल ही बॉक्स से बाहर की बात थी, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दौरान जुलूस निकालते समय मुसलमान इलाकों से परहेज करें क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। भाई रमज़ान अगर चल रहे हैं तो अपनी जगह चलते रहें, उससे क्या दिक्कत है। अगर रमज़ान कहीं चल भी रहे हैं तो उससे रामनवमी का क्या लेना देना। अगर रामनवमी के जुलूस निकालने के लिए रमज़ान है या नहीं है ये देखा जाना ज़रूरी हो गया है, तो फिर इस मुल्क में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी औकात क्या है।
बहुसंख्यक समाज जो है इतना संवेदनशील और इतना सहनशील है कि वो हर इंसान को जो है एक अच्छे और प्यार वाले सद्भाव के साथ रखना चाहता है। तो फिर इस तरह की बातों का मतलब क्या है? उनका मतलब साफ था कि आप जो हैं किसी तरह के मामले से दूर रहें और रमज़ान है तो मुस्लिम इलाके से दूर रहें। कुल मिला के आप इस बात को कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, ये 2 समुदायों के बीच में फूट डालने का एक बेहतरीन तरीका है। ये ये बिल्कुल कुछ इस तरह का तरीका है कि दूसरे को बरगलाया जाए कि देखिए, ध्यान रखिएगा, कहीं जुलूस निकले तो हमला कर दीजिएगा। बात इतनी सी है। ये बात बोलने का मतलब ही नहीं था। इस पूरी बात से आप इतना कह सकते हैं कि ममता ने हिंदू समाज को आज फिर से शर्मसार किया है। रामनवमी को जिस तरीके से उन्होंने हिंसा के साथ जोड़ दिया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि ममता जो भी कर रही हैं, ये वो खुद नहीं कर रही हैं, मन उनका करवा रहा है। क्योंकि वो पूरी तरह से हताशा से भरी हुई हैं, वो पूरी तरह से झुक चुकी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। पिछले 2 दिन से ममता बनर्जी धरने पे बैठी हुई हैं और वहाँ पे किसी तरह की रामनवमी की कोई सरकारी छुट्टी भी नहीं थी। भैया ठीक है, छुट्टी नहीं थी अच्छी बात है। परंतु अगर रामनवमी की कोई छुट्टी नहीं थी फिर भी आप सरकारी काम तो कोई कर नहीं रहे हैं, आप धरने पे बैठे हुए हैं और धरने पे बैठकर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है सारी की सारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ वहाँ पे उन्होंने धरना कर रखा था। साथ में एक वॉशिंग मशीन भी वो लाई थी जिसमें कपड़ा डाल रही थी, गंदा कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा निकाल रही थी। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि किस तरह की वाहियात राजनीति करने पे ये आतुर हो चुके हैं और क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग। इनके पास बचा क्या है दिखाने के लिए? गंदा कपड़ा डालिए और अच्छा कपड़ा निकालिए वॉशिंग मशीन से स्टेज के ऊपर। तो ये बड़ा ही अजीबो-गरीब सा था, फिर भी मैंने आपको मुझे लगा ये बताना चाहिए आपको कि इस तरह से कपड़े धुलाई भी अब उन्होंने शुरू कर दी है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी गलत आदमी है उसे अगर बीजेपी में डाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया जाए तो वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये इस तरह की वाहियात बातें वो स्टेज पे कर रही थी। हालांकि इन सभी जो बातें हैं, इन सभी से परे एक मुद्दा और भी है। वो है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में और उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के मामलों में फंस चुकी है। चाहे उनके बिल्कुल करीबी लोग, जो बिल्कुल उनके दाएँ और बाएँ हाथ आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल उनके नज़दीक के लोग हैं, अनुव्रत मंडल। अनुव्रत मंडल को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अब जी तोड़ कोशिश की है, परंतु अब वो बचने के बिल्कुल भी काबिल नहीं बचे हैं। वो अब ईडी की हिरासत में दिल्ली के ऑफ़िस में पहुँच चुके हैं। जब तक अनुव्रत मंडल बंगाल में थे, ममता बनर्जी और अनुव्रत मंडल ने पूरी कोशिश की कि ईडी उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें दिल्ली ना ला पाए। इसके लिए बहुत सारे तरीके भी अपनाए गए। झूठी पुराने मुकदमे जो थे उनको फिर से खोला गया। अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार करवा दिया गया गलत ही मामले में, एक पुराने मामले में, ताकि ईडी उन्हें ले जा ना सके। परंतु फिर भी हाई कोर्ट ने, बंगाल हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें वहाँ से ईडी को अनुव्रत मंडल को ले जाने की इजाज़त दे दी और तब से ममता बहुत परेशान है। उन्हें लगता है अगर अनुव्रत मंडल ने मुँह खोल दिया तो सारे पत्ते खुल जाएँगे। गो तस्करी से लेकर हर तरह के गलत काम में उनका नाम पहले ही रह चुका है। तो आप इतना मान के चलिए, शिकंजा अब ममता बनर्जी पे पूरी तरह कस चुका है। जिस तरह से अ, प्रधानमंत्री आवास योजना का दुरुपयोग वहाँ पे हुआ है, उसकी भी जाँच लगभग शुरू हो चुकी है और जो नौकरी घोटाला वहाँ पे अभी शिक्षा घोटाला हुआ है, उसमें तो आप जानते ही हैं किस तरीके से ममता ने गुहार तक लगा दी हाई कोर्ट से कम नौकरी तो ना छीनी जाए। अभी जो काबिल है ही नहीं उनकी नौकरी क्यों ना छीनें हम? कोर्ट उनकी नौकरी क्यों ना छीने? तो इस तरह की भ्रष्टाचार भरी राजनीति जो ममता बनर्जी की है, उसका अब पाप का घड़ा भर चुका है और यही ममता बनर्जी के अंदर हताशा है कि वो अब अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए अपने मंत्रियों और करीबियों को अब नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि एजेंसियां अब बहुत दूर तक पहुंच चुकी हैं।
अब बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। उनके करीबी और उनके राजनीतिक वारिस अभिषेक बनर्जी भी एजेंसियों के टॉप रडार पे हैं और बहुत जल्द उनका नंबर भी आने वाला है और ये ममता बनर्जी को और परेशान कर रहा है। जब से 2022 में जब चुनाव हुए और आपने देखा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे 3 सीट से उठकर डायरेक्ट लगभग 80 सीट तक पहुँचने की विधानसभा में एक जीतोड़ मेहनत करके जो उन्होंने एक मुकाम पाया है, वो भी ममता बनर्जी को अच्छे से पता है कि ये आगे जाकर किस चीज़ में बदलने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये ममता बनर्जी ठीक से जानती हैं और इसीलिए वो अपने आप को अब राजनीति में बंगाल में ज़्यादा सीमित रखना चाहती हैं, ना कि पूरे भारत की राजनीति में। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि उनकी हताशा का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब कल ही की हम बात करें तो कल ही उनकी समस्याएँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नई समस्या उठ के आ रही है। कल की ही हम बात कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक नई बड़ी समस्या उठ के आ गई है और मैं मानता हूँ राहुल गांधी को जब से 2 साल की सज़ा सूरत कोर्ट ने सुनाई है एक मानहानि के मामले में, तब से अब कम से कम इतना लगने लगा है कि अब कानून का राज है। आप सच झूठ भूल के इस तरह से नहीं जा सकते, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई और हो। तो इसीलिए ममता बनर्जी के मामले में भी मैं आपको बता दूं, कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की एक अपील खारिज कर दी है। उन्होंने वहाँ पे एक अर्जी लगाई थी कि मेरे एक केस को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। तो मैं बता दूं आपको ये किस तरह का केस है, ये किसी कोई मानहानि का केस नहीं है। लगभग 2000 आप मान के चलिए 21 के आसपास की बात है। शायद 2021 के आसपास, 2020 के आसपास की बात होगी या फिर 21 की, आप मानिए। हाँ, 2021 की बात है ये। 2021 दिसंबर की बात है। 2021 दिसंबर में ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में थी महाराष्ट्र में और वहाँ पे उन्होंने हमारे जो राष्ट्रगान है उसका अपमान किया था। राष्ट्रगान का अपमान करते लगभग उन्होंने कुछ अजीबोगरीब सी हरकत वहाँ पे की थी। वो पहले बैठी रही, राष्ट्रगान होता रहा, फिर एकदम से उठी, थोड़ा सा बोली और फिर चली गई। तो इस मुद्दे के ऊपर 2022 मार्च मार्च 2022 में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई बीजेपी के एक पदाधिकारी द्वारा। शिकायत दर्ज होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनको एक नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया। उस नोटिस के खिलाफ ममता बनर्जी फिर एमपी एमएलए कोर्ट चली गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने अगेन वो नोटिस जो है रिकंसिडरेशन के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और फिर ममता बनर्जी उस नोटिस के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई कि इस नोटिस को रद्द कर दिया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट ने जो दोबारा इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, ये गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। हालांकि हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो करना है नीचे के मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। हालांकि अगर कोई अनियमितता बरती भी गई होगी तो भी जो भी है वो नीचे के देखेंगे, मजिस्ट्रेट देखेंगे। हम इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए और कहा है कि 28 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपें। तो ममता बनर्जी की जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं। अभी जब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब बहुत महंगा पड़ेगा। मैं मानता हूँ आप शायद गूगल कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, पर हमारे राष्ट्रगान का अपमान अगर कोई करता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो शायद 2 या 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी है और जो किसी तरह का फ़ाइन इसके ऊपर लगाया जाता है तो फ़ाइन का प्रावधान भी है और शायद दोनों का प्रावधान भी है। फ़ाइन, सज़ा दोनों हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी जो हैं इस मामले में भी घिरती हुई नज़र आ रही हैं। ये मामले भले ही आपको छोटे से दिखें, लेकिन अगर राज कानून का हो तो ये मामले भी बहुत बड़े बन सकते हैं। मौजूदा उदाहरण राहुल गांधी का है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ममता की ये जो इतनी बड़ी एक मुहिम है, उसका जो उन्होंने आज जिस तरीके से घटियापन पे वो उतरी हैं, जिस तरीके से उन्होंने रामनवमी पे हिंदुओं को हिंसा के साथ जोड़ दिया,
वो एक हताशा का चेहरा है। वो हताशा है जो निकल कर अब बाहर आ रही है। वो हताशा जो सबके पास, सबके सामने दिख रही है। अब ममता को ये लगता है कि शायद एक यही रास्ता है जिससे अपनी राजनीति को बचाए रखा जाए। वो हमेशा ही कोशिश में रहती हैं कि किसी तरह का कोई जो विपक्षी एकता की बात होती है उससे दूर रहती हैं, लेकिन विपक्षी एकता की बात भी वो आज कर रही थी कि सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं। हालांकि ममता बनर्जी पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री पे किसी तरह का कोई डायरेक्ट हमला करने से बचती रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डायरेक्ट हमला करके, प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट हमला करने से हमेशा ही नुकसान हो रहा है। खैर, वैसे वो सही, बिल्कुल सही समझती हैं, पर मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज जो बहुत ही सहिष्णु है, उसे इस तरह की और अपमानजनक बातों को अब नहीं सहना चाहिए और पलटकर जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये लोग अब सर चढ़ चुके हैं, इनका जो मन करता है वही कहते हैं, परंतु अब ये और नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दूसरी वीडियो में फिर से आएंगे। धन्यवाद।